हेलो एवरीवन, आज है 3 जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज है 3 जून और जैसा कि आपको पता है कि हम जिस दिन जो डे होता है उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज कौन सा डे है, तो याद रखना आज 3 जून को हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। मतलब हमें इस बात को प्रमोट करना चाहिए कि हमें साइकिल का यूज करना चाहिए, ना कि हमें जो बाइक वगैरह इनका ज़्यादा यूज करना चाहिए, कार्स वगैरह का। होता क्या है, इससे हम इसकी अवेयरनेस क्यों फैलाते हैं, तो देखो ऐसा समझो कि आज के टाइम पर लोगों के अंदर हजारों बीमारियां बनी हुई हैं। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई डिजीज है, इन सब का एक ही बेसिक रूट निकल के आता है और वो क्या है, एक्सरसाइज ना करना। क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल वो इतनी लग्जरी हो चुकी है कि हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, फिजिकल हम एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं, दुनिया चाहती है कि एक डे ऐसा सेलिब्रेट किया जाए जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए कि हमें भाई साइकिल का यूज़ करना चाहिए, ना कि मोटरसाइकिल या इन सब का व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, ठीक है, और हमारे फ्यूचर को देखते हुए कि अगर हम सभी बाइसिकल यानी साइकिल का यूज करने लगेंगे तो जो हमारा फ्यूचर है वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, 3 जून। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। पहली जो हमारे सामने न्यूज आती है, देखो, पीओके फॉरेन टेरिटरी एडमिट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट। देखो हुआ क्या है कि एक्चुअल में क्या हुआ, आपने एक नाम सुना होगा पीओके। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा पीओके, एक होता है कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। तो समझना कि ये जो पीओके है ये बना कब, तो आपको पता है कि हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे, 1947 15 अगस्त। ठीक है, और अभी न्यूज में क्या है हम उसको समझते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो याद रखना इंडिया वाज डिवाइडेड ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन। हम रिलीजन के बिहाफ पर तोड़े गए थे। जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले गए और जो हिंदू थे वो इंडिया की तरफ रह गए। यानी कि पाकिस्तान जो वर्ड बना उसके बनने के पीछे का रीजन ही क्या था, पाकिस्तान। समझना पाकिस्तान का मतलब क्या है, P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान और K फॉर कश्मीर। और अगर आप लोग हिंदी थोड़ा बहुत जानते हो तो स्थान मतलब होता है रहने की जगह। तो इन्होंने कहा कि हमें ये 3 रहने की जगह दे दो। अगर पूछे पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था, तो याद रखना चौधरी रहमत अली खान। अगर पूछे कि पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था तो चौधरी रहमत अली खान ने 1933 के आसपास दिया था, 33 में। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की ऑफिशियल डिमांड कब होती है, तो याद रखना पाकिस्तान की ऑफिशियल डिमांड कब की गई थी, 23 मार्च 1940। और उस दिन पाकिस्तान क्या सेलिब्रेट करता है, तो याद रखना पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करता है। इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है, तो इस दिन हमारे यहाँ पर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो हम उस दिन क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। पाकिस्तान क्या बनाता है, तो पाकिस्तान डे बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और अगर पूछे पाकिस्तान की ऑफिशियल डिमांड करने वाला कौन था 1940 में, तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले एक सेपरेट इलेक्टोरल के अंडर में सेपरेट उसका इलेक्शन की बात कर रहा था, बाद में सेपरेट नेशन की डिमांड करने लगता है। वर्ड किसने दिया था, चौधरी रहमत अली खान ने। अब आ जाते हैं कि 1947 आया और 1947 आने के बाद हमारे यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और उसके बाद माउंटबेटन प्लान कह देते हैं उसको, और इंडिया को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। और तोड़ने के लिए जो लाइन खींची जाती है उसको क्या कहा गया, तो याद रखना रेड क्लिफ लाइन। तो कई बार पूछ लेता है विच बाउंड्री सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, तो क्या कहोगे, रेड क्लिफ लाइन। अब मैंने कहा कि हुआ क्या, 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद, अगस्त में इंडिपेंडेंट हुए थे तो लगभग ये अक्टूबर की बात होती है। अक्टूबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर में देखो जो जम्मू कश्मीर था उसका राजा कौन था, हिंदू, राजा हरि सिंह। और 2 ऐसे रीजन थे जहां पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में मिले कि भारत में मिले। तो होता क्या है वहां पर, एक होता है कौन सा, जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है, तो आपका गुजरात में। एक होता है आपका जम्मू कश्मीर, वो कहाँ पे है, तो आप जानते हो जम्मू एंड कश्मीर। अब हुआ क्या कि जूनागढ़ का जो राजा था वो कौन होता है, एक मुस्लिम। ठीक है, लेकिन जो लोग थे वो कैसे थे, हिंदू।
और जो जम्मू कश्मीर था उसमें उल्टा था, वहां का राजा हिंदू था, मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक काम करते हैं, वोटिंग करा लेते हैं, लोग जिधर जाना चाहेंगे उधर हो जाएंगे। तो हुआ क्या, वोटिंग कराई गई, और जब वोटिंग कराई गई तो उसमें पता चला कि जो सबसे पहले वोटिंग कहाँ पर हुई, जूनागढ़। और जब जूनागढ़ के अंदर वोटिंग होती है तो सारे के सारे लोग तो हिंदू है, वो इंडिया में आना चाहेंगे तो इंडिया में उसको ऐड कर दिया। अब बात आती है पाकिस्तान की, तो मना कर देता है कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जो भी था वोटिंग के लिए मना कर देता है। जब मना कर देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तो होता है क्या, उसके बाद जो पाकिस्तान है वो हमेशा से उस पर नजर बनाए बैठा था। पाकिस्तान ने क्या किया, अपने लोगों को, अपनी आर्मी को भेजा और उसको एक्वायर करने की कोशिश की। वहां का राजा कौन था, राजा हरि सिंह। पहले तो वो चाहता था मैं इंडिपेंडेंट ही रहूं, ना इधर जाऊं ना इधर जाऊं। जब उसके ऊपर अटैक होने लगा तो वो दिल्ली आता है, दिल्ली आने के बाद वो इंडिया में मिलने की बात करता है। लेकिन जब तक कुछ हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का कौन कब्जा चुका होता है, पाकिस्तान, जिसको हम क्या कहते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और उसी को क्या कहते हैं, जो यूनाइटेड नेशन है या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान कंट्रोल्ड रीजन, PCR भी कहा जाता है। तो कभी PCR भी लिखा मिले तो समझ जाना POK की बात हो रही है, पाकिस्तान कंट्रोल्ड या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बात वही है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में कितना एरिया होगा, तो समझ लो इतना एरिया है कि तुम्हारे 50 से भी ज्यादा, 50 प्लस दिल्ली जितनी है ना वो आ सकती है उसके अंदर। इतना पूरा रीजन कौन लेकर बैठ गया, तो आपका POK में पाकिस्तान लेकर बैठ गया। तो आज तक तुमने देखा होगा कि जब भी कभी कोई मैप आता है, और ये सब 1947 की बातें हैं, बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इस मुद्दे को कहां पर लेकर चले गए 1948 में, तो इस इश्यू को लेकर चले गए कहां पे, यूनाइटेड नेशन में। और आपको पता है यूनाइटेड नेशन में जाने के बाद ये मुद्दा ऐसा उलझा कि आज तक ये सुलझ नहीं पाया, इसको कोई रिजोल्व ही नहीं कर पाया। अब बात ये आती है कि अभी न्यूज में क्या हुआ, तो अभी न्यूज में ये हुआ कि ये जो पाकिस्तान है ना, इसकी एक जो आपका इस्लामाबाद है, उसकी हाई कोर्ट ने एक केस में कहा कि जो पाकिस्तान है ना वो फॉरेन टेरिटरी है, मतलब वो हमारी है ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां की गवर्नमेंट खुद ये बोल रही है कि POK उनका है ही नहीं, जबकि वो हर बार क्या क्लेम करते हैं, POK उनका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्या POK उनका है कि हमारा है, और क्या हमें POK को ले लेना चाहिए। और समझ में आ रही है ना, हालांकि हम कभी ना कभी ले ही लेंगे, जैसे उसको UT से या स्टेट से UT बना दिया, स्पेशल स्टेट से, बात समझ में आ रही है ना। और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट देने का या स्पेशल स्टेट का स्टेटस देने का रीजन भी यही था कि हमने जबरदस्ती उसको मिलाया, मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन थी, मुस्लिम। और पाकिस्तान उसको क्लेम इस बिहाफ पर करता है कि वहां पे रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं मेजोरिटी में वो मुस्लिम है, वो हमें चाहिए, क्योंकि बात तो यही हुई थी ना, धर्म के बिहाफ पर बटे थे हम लोग। अब ये बात निकल के आती है कि वो लोग, तो उन लोगों को जबरदस्ती रोक लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए, जब ये स्पेशल स्टेट का स्टेटस था इसके पास, तो 3 चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी और बाकी सारी चीजें किसके पास थी, स्टेट के पास। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डिफेंस किसके पास था, तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हमारी आर्मी वहां पे प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद कौन सा होता है आपका, तो इंटरनेशनल अफेयर या इंटरनेशनल रिलेशन। जब भी कोई इंटरनेशनल रिलेशन होगा, किसी दूसरे देश के साथ कोई भी ट्रेड वगैरह होगा, तो उसको कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और तीसरा कौन सा होता है इसके अंदर, तो वो होता है टेलीकम्युनिकेशन। और टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है कि जो इंटरनेट वगैरह है, जो कम्युनिकेशन के रास्ते हैं सारे के सारे, उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो विल बी कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, बाकी सारी चीजें आपके जम्मू कश्मीर के पास थी। और ऐसा करके बीच में हुआ था ये, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था 9 दिसंबर 1946 से, और ये सारा मैटर बीच में हुआ था। तो बीच में एक आर्टिकल डाल दिया गया 370, जिसको बाद में रिमूव कर दिया गया, और अब वो क्या बन चुका है, UT बन चुका है हमारा, यूनियन टेरिटरी। और उसके भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, एक बन गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख बन गया। लद्दाख भी काफी न्यूज में है, जम्मू कश्मीर भी काफी न्यूज में रहता है, तो मैंने इसका बेसिक थोड़ा सा आपको समझा दिया है, ठीक है। तो याद रखना, जो जम्मू कश्मीर है, जो पाकिस्तान है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका क्या इश्यू चल रहा है, ठीक है। और अच्छा, इसी के साथ साथ अगर कुछ बाउंड्रीज पूछे तो याद रखना, पाकिस्तान के साथ हमारी कौन सी है, तो हमारी रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। अगर मैं आपसे गलती से पूछ लूं कि अफगानिस्तान के साथ कौन सी है, तो याद रखना, लास्ट ईयर आपके क्लेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो डुरंड लाइन है वो किसको सेपरेट करती है, तो याद रखना, डुरंड लाइन सेपरेट करती है अफगानिस्तान को। आपसे पूछ लेगा मैकमोहन लाइन किसको सेपरेट करती है, तो याद रखना, मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड
चाइना। किसको सेपरेट करती है? इंडिया एंड चाइना। हालांकि चाइना के साथ एक और भी है जिसे हम क्या कहते हैं? LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भी उसको सेपरेट करती है। ठीक है, हम इसको मानते हैं, चाइना इसको मानता है, और इसी बात का डिस्प्यूट होता रहता है हमारे बीच में, भी हम पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। ठीक है, फिर मैंने कहा कि और कौन सा है, तो याद रखना 2। ठीक है, अगर पूछ ले बांग्लादेश के साथ कौन सी है, तो याद रखना बांग्लादेश के साथ भी वही है जो किसके साथ थी? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की पहले, या बांग्लादेश पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, जो 1971 की लड़ाई के बाद, बैटल के बाद क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन याद रखना। हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे लगती है? ये तो याद रखना बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ कितनी लगती है? तो याद रखना चाइना के साथ 3488 किलोमीटर लगती है, बांग्लादेश के साथ 4096.7 लगती है। सबसे कम किसके साथ लगती है? तो आपके अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। निप्ड इन द बड, देखो बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो होता क्या है, 2 चीजें होती हैं। एक होता है पुअर पेरेंट्स, एक होते हैं रिच कपल, बट वो क्या नहीं बन पाते? पेरेंट्स नहीं बन पाते, माता पिता नहीं बन पाते। तो ये करते क्या है, ये जो रिच कपल है, ये पुअर पेरेंट्स से क्या खरीद लेते हैं? बेबी खरीद लेते हैं, बच्चा खरीद लेते हैं, और बाद में ये क्या बन जाते हैं? पेरेंट्स बन जाते हैं। मतलब क्या है कि जब किसी अमीर कपल को बच्चा नहीं होता, तो ये क्या करते हैं? गरीबों से उनके बच्चे गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये एक रैकेट चलता है इंडिया के अंदर, इतने बड़े लेवल पर चलता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को, एक तो होता है कि कोई चुरा कर बेच दे, एक होता है कि इनके मम्मी पापा माँ बाप ही बेच रहे हैं बच्चों को। और इनको कितने रुपए में बेचा जाता है? तो देखो इनकी कीमत कितनी है, 1.80 लाख रुपए से लेकर लगभग 5.5 लाख रुपए तक। और ये बच्चे बेचे जाते हैं, और ये नॉर्थ इंडिया से खरीदते हैं, साउथ इंडिया में बेच देते हैं, साउथ इंडिया से खरीदते हैं, नॉर्थ इंडिया में बेच देते हैं। और अभी इसका तेलंगाना में बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। बात समझ में आ रही है? तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या किसी बच्चे को ऐसे बेचा जा सकता है क्या, इवन आफ्टर द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स? तो याद रखना ऐसा नहीं पॉसिबल है। किस में आ जाएगा ये? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि या तो किसी इंसान को बेचो या किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स को बेचो। आप कुत्ता बेचो, बिल्ली बेचो, भालू बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन आप किसी इंसान को नहीं बेच सकते, इंसान के बच्चे को नहीं बेच सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 23 बैन करता है, जो कि हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट मैंने कई बार कहा है कि फंडामेंटल राइट ही तुम्हें जिंदा रखते हैं, इसीलिए हम इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। अगर ये ना हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर। ये आप लोगों के राइट्स, रिटर्न राइट्स हैं, इसलिए इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या बच्चों को बेचना अलाउ है? तो नहीं है। क्या उनके मम्मी पापा की परमिशन से? तो भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो कौन सा आर्टिकल उनको बचाएगा? तो आर्टिकल 23। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में भी इसमें आ जाएगा राइट टू लिव, उस बच्चे के भी जीने का अधिकार है। पता चले कि वो माँ बाप खरीद तो रहा है, लेकिन उस पर्पज से, उस तरीके से पाल पाए ना भी पाल पाए। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि बेचते क्यों है फिर? तो क्वेश्चन इसका आंसर ये है कि गरीब होते हैं, इनसे बच्चे पलते नहीं है, ये साल के मुश्किल से 40-50 हजार रुपए कमा पाते हैं, और जब इनको कोई एक साथ 4-4, 5-5 लाख रुपए देता है तो ये बच्चों को दे देते हैं, ताकि और जो दूसरे बच्चे हैं उनको अच्छे से पाला जा सके। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज इलीगल। लेकिन मैं कहता हूं कि फिर जिनके बच्चे नहीं है वो क्या करें? क्योंकि भारत में तो अडॉप्ट करना बहुत ही टिपिकल काम है। कल को अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो बहुत ही सारे 3-4 साल लग जाते हैं अडॉप्ट करने में। तो आपने एक नाम सुना होगा सैरोगेसी। क्या होता है सैरोगेसी? समझना, सैरोगेसी का मतलब यह है कि मदर ऑन रेंट। मैं ये भी कह सकता हूं कि मदर ऑन रेंट। क्या इंडिया में सैरोगेसी अलाउड है? इसको हम क्या कहते हैं? मदर ऑन रेंट। तो बताओ क्या इंडिया में अलाउ है? तो याद रखना 2021 में एक्ट आया था, सैरोगेसी एक्ट। उसको अभी थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया और कह दिया गया, सबसे पहली बात, सैरोगेसी में मदर कौन बन सकती है? होता क्या है कि मान लो कि फादर या पेरेंट्स है वाली कपल है और उनमें से कोई कैपेबल नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, अगर मदर कैपेबल नहीं है
तो वो जो मदर है उसके जो एग्स वगैरह होंगे वो किसी दूसरी जो लेडीज होगी, जो महिला होगी, जो बच्चे पैदा करने में कैपेबल है, उसके पेट के अंदर, उसके गर्भ के अंदर उसको रख दिया जाएगा। और बाद में जो बच्चा पलेगा वो बच्चा तो उन्हीं माता पिता का होगा, बस वो जो गर्भ होगा, वो जो जहां पर बच्चा पल रहा होगा वो जगह किसी दूसरी मदर की हो जाएगी। तो मतलब माँ को तुमने रेंट पे ले लिया। तो क्या ऐसा अलाउड होना चाहिए? तो ये देखो, अगर कंडीशंस को देखा जाए तो ऐसा अलाउ होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात कि जो वुमेन है वो 25 से 35 ईयर के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। वो जो मदर है, वो जो लेडीज है जो सैरोगेसी मदर बन रही है, वो कम से कम उसका खुद का एक बायोलॉजिकल कोई चिल्ड्रन या कोई चाइल्ड भी होना चाहिए, बच्चा भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या कमर्शियल पर्पज से इंडिया में सैरोगेसी अलाउड है, तो नहीं है। कमर्शियल पर्पज क्या होता है कि कोई महिला है, उसका काम ही ये हो गया कि वो अमीर घरों वालों से, अमीर लोगों से मान लो 5 लाख 10 लाख रुपए लेती है और अपने पेट के अंदर उनका बच्चा पलता है और बाद में बच्चा दे देती है। तो इससे क्या होगा, एक कमर्शियल पर्पज हो जाएगा, है ना। क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारा जो सेक्टर वो तो इसी में चला जाएगा। बात समझ में आ रही ना? जैसे ये लोग बच्चे बेच रहे हैं, वही तो हो रहा है। अब क्या हुआ कि सैरोगेसी अलाउ है, याद रखना, लेकिन किसमें कंडीशंस हैं, ठीक है। हॉस्पिटल या कह सकता हूं कि मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए कि जो कपल है वो कैपेबल नहीं है, और आप उसके अंदर उसको पैसा देकर ये सब नहीं करवा सकते, कमर्शियल पर्पज से नहीं करवा सकते। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सैरोगेसी। आई थिंक इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी कुछ दिन पहले, मुझे नाम याद नहीं है, बॉलीवुड में मूवी बन चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है। और कौन सा आर्टिकल चाइल्ड लेबर को, या चाइल्ड लेबर तो चलो 24 में है, कौन सा आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, तो आपका कौन सा आर्टिकल 23। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसी से क्वेश्चन समझना कि आपने सुना होगा प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन भी क्या हो गया, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही हो गई ना। यानी कि देखो 23 में क्या लिखा है, किसी का भी मेंटल या फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको बचाने के लिए कौन होगा, आर्टिकल 23 होगा। तो जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, जिसमें अगर तुमने मूवीज में देखा होगा, बहुत सारे बच्चियों को घर से उठा लिया जाता है, बाद में उनको इस इंडस्ट्री में फोर्स कर दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 साल पहले कहा था कि अगर कोई अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन में है तो इसे एक लीगल प्रोफेशन माना जाएगा, ये उसका प्रोफेशन है, वो कर सकती है। लेकिन अगर वो फोर्सफुली ऐसा काम करवाया जा रहा है उससे, तो ये क्राइम है, ये उसका एक्सप्लॉयटेशन है, उसके अगेंस्ट आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। Fewer women are being hired for the leadership positions। देखो, अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। इसमें बताया गया है कि 2016 के अंदर 18.8% वुमेन जो थी वो लीडरशिप के अंदर थी, और 2021 के अंदर ये डाटा हो गया था 25.2%। लेकिन अब 22 के बाद, है ना, सॉरी 2021 में, 2022 के बाद ये ग्राफ एकदम से क्या हुआ है, डिक्लाइन होता नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है, तीनों ग्राफ डिक्लाइन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वुमेन होती हैं उनका जो लीडरशिप है या जो वर्क इंडस्ट्री है उसके अंदर काम या उनकी लीडरशिप बहुत कम देखने को मिलेगी। आप देखो अभी तक, जैसे कि कुछ भी मान लो, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री मान लो, तुमने देखा होगा वुमेन बहुत कम उस पीक पॉइंट तक पहुंच पाती हैं। इसका रीजन क्या है, बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। इसका रीजन ये होता है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन जो होती है उनको एजुकेट नहीं किया जाता। जैसे सबसे ज्यादा लिटरेसी गैप किस में है, तो आपके राजस्थान में है। यहाँ के मेल तो 79% पढ़े लिखे हैं और यहाँ की वुमेन 52% पढ़ी लिखी हैं। तो बताओ कहाँ से वो 27%, 27% का गैप क्लियर कर पाएंगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके बहुत सारे बेसिक रीजन हो सकते हैं। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, एक अच्छा आर्टिकल, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं तो वुमेन जो होती हैं वो जब इंडस्ट्री में काम कर रही होती है तो उनको बचाने के लिए एक्ट होता है, आपने सुना होगा POSH। क्या होता है POSH, पोस्ट एक्ट। क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो पोस्ट एक्ट है वो कब आया था, ठीक है। कि कोई भी अगर वुमेन अगर किसी वर्किंग उसमें काम कर रही है इंडस्ट्री में, तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए एक एक्ट आया था पोस्ट, वो कौन से ईयर में आए थे, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी तो आप देख ही रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें कर दी, है ना। जो वुमेन है उनके लिए जो चाइल्ड केयर लीव है वो कर दी,
ठीक है। अभी तो आपने देखा होगा सिक्किम में आज इलेक्शन था, है ना, इलेक्शन था, कल रिजल्ट आया था, एसकेएम पार्टी जीत चुकी है। तो सिक्किम के अंदर क्या कर दिया गया कि जो मैटरनिटी लीव है वो कंपलसरी करने की बात की जा रही है कि जो पीरियड लीव है ना, मेंस्ट्रुअल जो लीव है वो कंपलसरी करने की बात की जा रही है वुमेन्स के लिए, ताकि इनकी लीडरशिप में क्या हो सके, बराबर इक्वालिटी हो सके। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं इक्वालिटी इन द सोसाइटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि हम उसको कर नहीं पाते और हमें उन रीजंस को दूर करने की जरूरत है। ठीक है, तो वही सब इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है वुमेन्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। डज इनइक्वालिटी लीड टू ग्रोथ? देखो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मोदी जी का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया था कि भारत में, देखो दो चीजें समझना, इंडिया की जो जीडीपी है या इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर आप एक तरफ 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हो, 5 किलो राशन दे रहे हो खाने के लिए। तो ये दोनों फैक्ट है और दोनों फैक्टों को समझना चाहिए हमें। हाँ, हम हैं 5वें पे, हम चौथे पे, 3rd पे, 2 पे, 1 पे भी आ जाएंगे, है ना, लेकिन क्या ये 80 करोड़ कम हो पाएगा? कैसे? देखो एक होता है 100 रुपए, ठीक है, और 100 रुपए में से मान लो किसी 3-4 लोगों के पास 40, 20 रुपए हैं और बाकी जो पूरे की पूरी क्लास है आपकी, मान लो उनके पास, किसी के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया ऐसे है। तो क्या इक्वलिटी है? क्या सभी में नहीं है? तो ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है इसको दूर कैसे किया जाए? अगर वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो जाए, पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि जो अमीरों के पास बन चुका है उसको वापस गरीबों तक पहुंचा दिया जाए, ये सभी के पास बराबर हो जाए, तो हो सकता है कि हम इस वाली प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये तो हमारा सेम रहने वाला है। इसी को लेकर अभी कौन आए थे? राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर वुमेन के खाते में 8,500 रुपए पर मंथ डालते रहेंगे। इसका कॉन्सेप्ट यही था कि जो अमीर हैं उनसे पैसा लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, राहुल गांधी स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड द पोलराइजिंग rebuttal of the Prime Minister Narendra Modi have brought the topic of inequality into the forefront। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, Billionaires draw their wealth from the monopoly, their business groups are dominant player in the specific market। मैंने कहा कि जो बिलियनियर होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो मार्केट में मोनोपोली करके रखते हैं। वो मार्केट के अंदर महंगाई को, इन्फ्लेशन को इस तरीके से नहीं प्रमोट करते, नहीं बढ़ाते कि लोगों की इनकम को देखा जाए, वो इस तरीके से उसको बढ़ाते हैं कि उनकी वेल्थ कैसे बढ़े। बात समझ में आ रही है? और इस प्रकार की जो इस टाइप की जो इन्फ्लेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीडीफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीडीफ्लेशन, कि लालच में आकर इन्फ्लेशन किया गया है और यही हो रहा है। अब आप देखो फॉर एग्जांपल समझना, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, आप समझना कि रिलायंस है, जियो है, आज मोनोपोली है लगभग रिलायंस और आपके एयरटेल की। ये जब चाहे रेट बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं। कल को अगर जियो कह दे कि मैं तो 1,000 रुपए लूंगा महीने के और दूसरा कोई है नहीं मार्केट में, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी, तुम्हें 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे जैसा गरीब आदमी के पास तो 1,000 रुपए है ही नहीं, तो वो क्या करे? क्या वो चिट्ठी लिखना शुरू कर दे? क्या बात करने के लिए लेटर लिखना शुरू कर दे? तो ये इनइक्वालिटी कहां से आ रही है? यहीं से तो आ रही है कि जो बिलियनियर हैं, जो मोनोपोली करके बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? मार्केट को अपने तरीके से चलाते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग होंगे मार्केट में तो ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए एक पर्टिकुलर आदमी के पास सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी तो होगा भी ऐसा ही। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कैसे वो रूल कर पाई तुम पर? क्योंकि पूरे भारत का ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अल्टीमेटली वो इतनी पावरफुल हो गई कि सब कुछ उनके हाथ में है, वो जो चाहे वो कर दें। वो कहते चाय जो होगी सुबह तुम पीते हो 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। वो कहते नहीं कल से चाय 1,000 रुपए किलो, तो 1,000 रुपए किलो तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन जो गरीब आदमी वो तो मारा जा रहा है ना, और जो बेचने वाला है वो कमाई जा रहा है। तो इस बात को उठाया गया कि वेल्थ जो इनइक्वालिटी है ना, इसको कम किया जाए, तभी जाकर तुम इस 80 करोड़ के आंकड़े को, इस डाटा को कम कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टच की बात करूं तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? समझना, जैसे कि मैंने कहा हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट, और मैं हर बार कहता हूं फंडामेंटल राइट है जो तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का काम करता है ना। और फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 14, और ये क्या कहता है? राइट टू इक्वेलिटी। क्या होनी चाहिए? सभी के साथ इक्वेलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कानून के सामने, बिफोर द लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। एक दूसरी तरफ आर्टिकल आता है आपका 39। ये क्या कहता है? 39 सिंपल कहता है इक्वल, या क्या कहता है? इक्वल वेजेस, सॉरी आर्टिकल 38,
ठीक है, सॉरी 38 क्या कहता है, जो डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये कहता है कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। अब इसमें कहा गया कि 3 टाइप के जस्टिस होंगे सोसाइटी में और स्टेट की जिम्मेदारी करेगा। पहला कौन सा आता है, सोशल जस्टिस, फिर कौन सा आता है, पॉलिटिकल जस्टिस, और तीसरा कौन सा आता है, इकोनॉमिकल जस्टिस। तो एक बात बताओ, सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब है सोसाइटी में किसी के साथ भी वेल्थ के बिहाफ पर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो उसको अमीर करने की कोशिश की जाए। सरकार वेलफेयर चलाती है, स्कीम चलाती है, लोन देती है, तुम्हें अपना काम बढ़ाओ, आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? तो एक आर्टिकल 38 जिसमें 3 टाइप के जस्टिस होंगे, और याद रखना ये तीनों जस्टिस आपके प्रीएम्बल में भी लिखे हुए हैं। प्रीएम्बल क्या होती है आपकी? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी होती है, और उसके अंदर जो पहली लाइन है वो क्या लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू सोवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गिव द सिटीजन्स 3 जस्टिस। कौन कौन से? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। तो ये 3 जस्टिस तुम कहां से दे पा रहे हो? तो बात यही आती है कि अगर केस होगा, ये हुआ भी है ना, तो ये 2 आर्टिकल सामने सामने टकराएंगे। अगर मान लो गलती से वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का केस आता है, तो एक तरफ है राइट टू इक्वलिटी, कि वो जो अमीर आदमी है उसकी इक्वलिटी है, उसको राइट होना चाहिए, उसने कमाया है तो उसके पास होना चाहिए। एक होता है कि भाई जो गरीब आदमी है वो क्यों गरीब रहे, सरकार की जिम्मेदारी है, उसको इकोनॉमिकली उसके साथ वो नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कल को कभी अगर ये केस जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो कौन से आर्टिकल को सही माना जाएगा, 38 और 14। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपको ये मत सोच लेना कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डीपीएसपी। एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि बोथ आर, जो दोनों के दोनों हैं, बोथ फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी क्या है, बोथ आर द 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों बराबर हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना ये जीतेगा कि ये जीतेगा, 38 सही है कि 14 सही है। ठीक है, हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट डिक्लेयर्स ह्यूमन रेबीज एंड नोटिफिएबल डिजीज। देखो रेबीज आपने देखा होगा, ये कुत्ता दौड़ रहा है, किसी इंसान को खा ले रहा है। इतने ज्यादा केस बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। मैं कहता हूं कि अगर दुनिया भर में 10 लोगों को कुत्ता काटता है तो 4 तो बच्चे होते हैं छोटे। आपने देखा हुआ कुछ दिन पहले एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुत्ता काट लेता है, वो अपने घर वालों को नहीं बताता, डर के मारे कि मम्मी पापा पीटेंगे। 1 महीने तक उसके अंदर बॉडी के अंदर रेबीज का वायरस रहा और वो बच्चा ऐसा हो गया कि उसको डेथ ही होगी। लास्ट में आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी होंगी कि वो बच्चा ऐसे तड़प के मर रहा है और उसके फादर की गोद में बैठा है। तो ये जो कुत्तों से काटने के केस होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। हमारी सरकार का टारगेट है कि हम 0 कर देंगे 2030 तक। तो आपको पता होना चाहिए रेबीज फ्री कब हो जाएगा इंडिया। टारगेट कौन सा है, 2030। ठीक है, बात आती है कि रेबीज कैसी बीमारी है, तो याद रखना जूनोटिक वायरल डिजीज है। जूनोटिक क्या होता है कि जो जानवरों से फैलने वाली है। ठीक है, बेसिकली कहां से आती है रेबीज वायरस, तो इसका दूसरा नाम क्या है, लाइसा वायरस जीनस। ठीक है, आपसे पूछेगा कहां से आती है, तो जो सलाइवा होता है, जो रैबिड एनिमल होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, मंकी, बंदर, ये सब है ना, इनके सलाइवा लार में होता है। जब आपको काटते हैं तो आपको लग जाता है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या, 100% फैटेलिटी होती है। अगर आपने इलाज नहीं कराया तो 100% मौत हो जाएगी, और अगर आपने वैक्सीन ले ली तो आपको 100% बचा भी लिया जाएगा। तो दोनों केस 100% है, लेकिन आपको टाइम पे पता होना चाहिए। लेकिन बच्चे बता नहीं पाते, डर के मारे घर वाले पीटेंगे, तो होता क्या है, बच्चों की डेथ हो जाती है। हर 10 में से 4 तो बच्चों की डेथ होती है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो इंडिया में 36% रेबीज से अगर दुनिया में डेथ होती है तो 36% इंडिया में होती है। तो ये इतना बड़ा इश्यू हो गया है कि इसे ठीक करना बहुत जरूरी हो चुका है। तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार है, उसने इसको एक नोटिफिएबल डिजीज कह दिया कि इसको कुछ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। आपसे पूछेगा वर्ल्ड रेबीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट तो क्या, कब अवेयरनेस फैलाते हैं, तो 28 सितंबर। बात समझ में आ रही है। इंडिया का टारगेट कब का है, 2030। ये 2-4 बातें याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी एड्रेसेस प्लेनरी सेशन ऑफ द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। देखो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बेसिकली जो आपका WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 7 अप्रैल 1948 को बना था, और जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा। इसी की एक बॉडी है, इसी का एक पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात,
ये एक्चुअल में है क्या, तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी, डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका अभी एक सेशन हुआ है, ठीक है, तो ये न्यूज में आ गया। आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो याद रखना डब्ल्यूएचओ आपकी, या जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो क्या करती है, 3-4 रिपोर्ट बनाती है। कौन सी, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट आएगी, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ये देता है, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट ये देता है, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट ये देता है, और आपकी वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये 4 रिपोर्ट हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 रिपोर्ट है जो कौन देता है, डब्ल्यूएचओ देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और ये किसका पार्ट है, उसी का पार्ट है, ठीक है। इसकी एक मीटिंग हुई है, जस्ट तो न्यूज में आ गया। आपसे कहां पर हुई है, तो याद रखना जिनेवा में हुई है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में, तो जिनेवा में हुई है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इसके सेंटर कहां कहां पर है, तो देखो आपसे पूछेगा अफ्रीका में कहां पे है, तो ब्राजील, कोंगो की कैपिटल है। आपसे पूछेगा यूरोप में कहां पे है, तो कोपनहेगन, डेनमार्क। आपसे पूछेगा साउथ ईस्ट एशिया में, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछेगा ईस्टर्न मेडिटेरियन में, तो कायरो, इजिप्ट है ना, इजिप्ट की कैपिटल कायरो वहां पर है। आपसे पूछेगा वेस्टर्न पैसिफिक में कहां पे है, तो मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है। आपसे पूछेगा अमेरिका में कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर बना है, नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका उसमें आ लिए, ठीक है। तो याद रखना ये इसके कुछ रीजनल ऑफिस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक इसका हेड ऑफिस है कहां पर, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। 2-4 बातें याद रखना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हु इज द प्रेसिडेंट या हु इज द हेड ऑफ डब्ल्यूएचओ, ठीक है। काफी बार न्यूज में भी रहा था, कोविड-19 के टाइम पर भी दोबारा से रीइलेक्ट हो गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना कि ये कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ एट प्रेजेंट, ठीक है, आज के दिन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द रेड फ्लैग रिम पैक एक्सरसाइज। देखो अभी हमने कल भी पढ़ा था इसको, इंडिया जो है अलास्का के अंदर एक एक्सरसाइज हो रही है, कौन सी, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या नाम है उसका, रिम पैक एक्सरसाइज, ठीक है। तो सिंपल 1 लाइनर याद रखना। अच्छा इसमें कौन कौन गया है, तो उसको ध्यान रखना। सबसे पहले कब हुई थी, 2014 में, उसमें आईएनएस सहादरी गया था हमारा, ठीक है। अब कौन गया, 2018 में फिर सहादरी गया था, और इस बार कौन गया, तो आईएनएस सतपुड़ा, और उसके साथ साथ P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल 1 लाइनर न्यूज याद रखना। ये हमारी किसके साथ हो रही है, आपके क्या बोलते हैं, अमेरिका के साथ, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज भी है और एयरफोर्स एक्सरसाइज भी है। ये नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो इसका तो याद रखना रिम पैक, और वैसे पूछे तो इसका नाम क्या है, तो रेड फ्लैग। रेड फ्लैग कैसी है, एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज, और रिम पैक कैसी है, नेवी वाली एक्सरसाइज। दोनों कहां पर हो रही है, अलास्का, यूएसए के साथ। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन फाइट अगेंस्ट निपा साइंटिस्ट फाइंड न्यू वे टू जनरेट वायरस लाइक पार्टिकल्स। देखो वो होता क्या है, जो निपा है ना वो भी एक जूनोटिक डिजीज है। होता क्या है बेसिकली, जो निपा वायरस है इसका थोड़ा सा डाटा समझना। इसका वायरस का नाम कौन सा है, पैरामाइक्सोविरिडे, जीनियस हेनिपा वायरस एंड हेंड्रा वायरस। ये बेसिकली हेंड्रा वायरस कैटेगरी का और ये इसके वायरस के नाम है। आपसे पूछेगा सबसे पहले कहां पर आया था, मलेशिया 1998, फिर कहां पर आया 1999 में सिंगापुर। तो सबसे पहले आउटब्रेक कहां पर हुआ, मलेशिया, दूसरी बार कहां पर हुआ, सिंगापुर। अब ये है कैसे डिजीज समझना। ये होता क्या है, किससे बेसिकली, जो इसका जो कैरियर होता है ना वो होता है बैट, चमगादड़। और चमगादड़ इतना है, ऐसा एक जानवर है जिसमें बहुत सारे हजारों बैक्टीरिया वायरस होते हैं। और चमगादड़ों से कोविड-19 तुम देख ही चुके हो पहले, है ना, बैट से। तो ये फ्रूट बैट से फैलता है। और याद रखना इसका कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, हेडेक हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, इवन डेथ तक हो जाएगी। तो हम क्या करें कि इससे बचें। हमने जैसे कोविड-19 में किया था, कोविड-19 में जो वैक्सीन थी उन वैक्सीन में बेसिकली डेड कोरोना वायरस था, और हमने डेड कोरोना वायरस को हमारी बॉडी में डाला। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जो वायरस आता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए अपने इम्यून सिस्टम का यूज करती है। और अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और वो हमारे पे हावी हो जाता है, हम पे अटैक कर देता है। और कई बार इतना हावी हो जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होता है कि हमारी डेथ तक हो जाती है। कई बार ये होता है कि हम एक्सटर्नल कोई दवाई ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, तो हमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और उसको मारकर फेंक देता है। बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है कि जो निफा वायरस है इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो साइंटिस्टों ने सोचा एक काम करते हैं, एक डुप्लीकेट निपा वायरस बनाते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। अब तुम्हारी बॉडी को लगेगा एक वायरस आया है, वो उससे निपटने के लिए सारी ताकत लगा देगा, कमजोर भी होगा इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो नुकसान तो करेगा नहीं, तो धीरे धीरे ओवरकम हो जाएगा उससे। तो हुआ क्या कि तुम्हारी बॉडी ने उस वायरस से लड़ना सीख लिया।
है ना। और उस वायरस से जब लड़ना सीखा तो जब एक्चुअल में वायरस आएगा तो वो लड़ना जानती है उस वायरस से लड़ते कैसे हैं। अब उसका जो इम्पैक्ट है वो तो थोड़ा बहुत होगा ही हमारे को, लेकिन हम उससे मरेंगे नहीं एटलीस्ट। यही कोरोना वैक्सीन में हुआ था, कोविशील्ड कोवैक्सीन, ये जो तुम्हारे पास वैक्सीन थी, इसके अंदर एक वैक्सीन थी ना जिसके अंदर डेड कोरोना वायरस ही डाला जा रहा था। बात समझ में आ रही है। तो सेम ऐसे साइंटिस्टों ने क्या किया, इससे बचने के लिए ये सॉल्यूशन निकाला। और याद रखना सबसे पहला आउटब्रेक कहां पर हुआ था, मलेशिया, दूसरा सिंगापुर। और कैसी बीमारी है, जूनोटिक है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इंडियाज ओवर 400 मिलियन इनफॉर्मल लेबर मार्केट रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल शिफ्ट। देखो इंडिया में दो टाइप के लेबर होते हैं, एक होता है क्या बोलते हैं आपका फॉर्मल लेबर, एक होता है इनफॉर्मल लेबर। फॉर्मल का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर्ड मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सारे। एक होता है इनफॉर्मल, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, वो सब किस में आते हैं, इनफॉर्मल। जिनको जॉब का पता नहीं 2 दिन है 4 दिन बाद है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, जिनकी जॉब कंफर्म नहीं है उनको कहते हैं इनफॉर्मल। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, 400 मिलियन इनफॉर्मल लेबर यहाँ पर रहते हैं। तो अभी बताया गया कि इनके लिए कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेचारे जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं इनके लिए भी तो राइट्स की बात होनी चाहिए ना। तो बस वही बताया गया इसमें कि अगर मैं फॉर्मल लेबर मार्केट की बात करूं तो देखो होता क्या डेफिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद लीगल रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन क्या होगा, फॉर्मल। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लैकिंग फॉर्मल रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन विद मिनिमल एडहेरेंस टू द लेबर लॉज क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लेबर मार्केट। मैं कह रहा हूं एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसी है, फिक्स वर्किंग आवर होते हैं, परमानेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैजुअल होता है, डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, डेली वेज होता है, पार्ट टाइम वर्कर होते हैं। तो क्या मैं इसके अंदर गिग वर्कर लिख दूं क्या, बात तो वही है। गिग वर्कर भी यही होते हैं जो सुबह सुबह खाना खत्म हो गया, खाना है तो चलो जोमेटो में गाड़ी चला लेते हैं, अच्छा शाम का खाना खाना है चलो रैपिडो में बाइक चला लेते हैं, 2-4 घंटे कमा लेंगे। तो ये गिग वर्कर भी तो इसी में आ गए ना। तो सेम ऐसे जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो डेली वेज पे काम करते हैं, पार्ट टाइम वर्कर है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी जनरली हायर जॉब सिक्योरिटी रहती है, इसमें कम रहती है। इसमें फिक्स वेज होते हैं, इसमें वेरिएबल वेज रहते हैं। इसमें एलिजिबल फॉर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, पेंशन वगैरह मिलती है। इसमें लिमिटेड एक्सेस होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर लिमिटेड एक्सेस का मतलब है अटल पेंशन योजना यूज कर लो। कमेंट करके बताना कब आई थी अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कमेंट करके बताना कब आई थी, है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अगर एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो आपके साल भर के 400 रुपीज कुछ कटते हैं, 436 के आसपास आपके घर वालों को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। पीएम अटल योजना क्या है, कि आप पेंशन क्या है, पीएम अटल पेंशन क्या है, आप लोग महीने के, है ना, अगर 18 साल की एज है तो 60 ईयर तक आप सबमिट 40 तक सबमिट कर सकते हो, और धीरे धीरे पैसे सबमिट करो। जो आपकी 60 ईयर एज हो जाएगी तो आपको सरकार पेंशन देना शुरू कर देगी, जितना आप भरोगे उतना मिल जाएगा, 1000, 2000, 3000, 5000 तक पेंशन मिलती है। तो वो इन लोगों के लिए है, इनके लिए भी है, लेकिन बेसिकली इनके लिए, क्योंकि जो 15,000 से कम कमाता है उसकी बात हो रही है, और ये 15,000 से कम ही कमाते हैं। और मैंने आपको कई बार कहा है कि भारत में 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो 25,000 से कम कमाती है, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल मार्केट की ही बात कर रहा होता है। 400 मिलियन एक बहुत बड़ा डाटा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, इनकी बेटर कंडीशन होती है काम करने की, ये पुअर कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन सेक्टर एग्जांपल ये सब लिखा, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, फाइनेंस, गवर्नमेंट जॉब में फॉर्मल, और अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है, डोमेस्टिक वर्कर है, एग्रीकल्चर है तो इनफॉर्मल, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। NHAI इंक्रीजेस टोल्स अक्रॉस हाईवेज बाय 5%। देखो NHAI कौन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बना था, 1988। पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवेज। कमेंट करके बताना कौन है। आई थिंक सब जानते होंगे, नितिन गडकरी है ना, तो कोई जरूरत नहीं कमेंट करने की। योगेंद्र नारायण वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द NHAI। अब मुझे कमेंट करके बनाना हु इज द करंट हेड ऑफ द NHAI। आप मुझे कमेंट करके बताओगे सबसे पहले कौन था, 1988 में कौन था, तो योगेंद्र नारायण। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर कहां पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर। इसका मोटो क्या है, तो मोटो क्या है इसका, नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग नेशन। और इसने किसके साथ अपना MOU किया हुआ है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो रोड्स हैं उनकी मैपिंग अच्छे से की जा सके, ठीक है। तो कुछ डाटा याद रखना। और इसने क्या किया, अभी 5% टोल को बढ़ा दिया है, तो न्यूज में आ गया, जस्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।